हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक नर्सिंग एकेडमी। यस, एमसीक्यू सेशन हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ओब्स एंड गायनिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर अपन शुरू करेंगे ओब्स एंड गायनिक का। फर्स्ट एमसीक्यू लेसन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी की क्लासेज कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की सक्सेस मंत्र के साथ में कि एक नया दिन नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ आता है। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है डियर। और उस मेहनत में हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। विनायक नर्सिंग एकेडमी बहुत ही कम कीमत में आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी अदर कोचिंग आपको इससे कम कीमत में कोचिंग प्रोवाइड नहीं करा सकती है। तो आज से जल्दी ही अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को सजेस्ट कीजिए और आप भी अगर नहीं जुड़े हैं तो वीएनए के साथ में जुड़ जाइए। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, एमसीक्यू सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है अपना ओब्स एंड गायनिक का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यस प्राइमरी सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन कौन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ओवेरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करता है? चूंकि हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती ही नहीं है, इसलिए इसका तो कोई रोल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवेरी, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा में से कौन करेगा एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है डियर। तो चूंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात हो रही है, चूंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है डियर? प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो ओवरी भी यहाँ से ऑप्शन से कट जाता है। अभी ऑप्शन बच गए अपने पास में दो, पहला है प्लेसेंटा, दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखिएगा डियर, जब यस डियर एट द 14th डे, 14वें दिन, जब अपन नॉर्मल एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें 28 दिन की, तो वहां पे क्या होता है डियर? एम्पुला वाले केस के अंदर क्या होगा? एम्पुला के अंदर क्या होगा? यस, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये हो गया यूट्रस, ठीक है। ये दूसरी फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे हो गई ओवरी। तो ओवरी में से ओवम निकल करके आएगा कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बच जाती है जिसे अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म के साथ में, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये बना रहता है, अदरवाइज ये एट्रोफाइड हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और फीटस जो है जायगोट जाके इम्प्लांट हो गया है, उस केस में क्या होगा डियर? यहाँ पे ये कॉर्पस एल्बिकेंस है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। कब तक? जब तक कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, जब तक कि डेसिडुआ का फॉर्मेशन नहीं हो जाए। जैसे ही यहाँ पे डेसिडुआ सिंस ट्रोफोप्लास्ट सेल्स से बनेगा, डेसिडुआ बनेगा और डेसिडुआ से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये काम किसका होता है? प्लेसेंटा का। चूंकि अपन ऑलरेडी थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछ रहे हैं, इसका मतलब प्लेसेंटा तो बन चुका है। तो प्लेसेंटा बन चुका है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का ही फॉर्मेशन कौन करेगा डियर? प्लेसेंटा करेगा। बट अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कौन करता है, तो आंसर क्या दोगे डियर? कॉर्पस ल्यूटियम दोगे, क्योंकि प्लेसेंटा तब तक फॉर्मेशन होगा, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है डियर, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके डियर। तो इसका अपन ने एक्सप्लेनेशन भी बताया है कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट दीज हार्मोन्स, ठीक है। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज इट्स फंक्शन। किसका फंक्शन है? प्लेसेंटा का फंक्शन है। और चूंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ऑलरेडी प्लेसेंटा वगैरह सब डेवलप हो ही चुकी है, इसलिए किसका फंक्शन है डियर? प्लेसेंटा का फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ओके डियर, इजी सा क्वेश्चन है बट कई बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर। यस, एज पर डब्ल्यूएचओ पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच की डेफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ ने दी है उसके अनुसार, यस, डिफाइंड एज ब्लड लॉस मोर देन, ब्लड लॉस कितने से ज्यादा होगा तो उसे अपन पीपीएच की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे डियर। तो ब्लड लॉस जो है वो 500 ml 24 घंटे पर 24 आवर, यस, आफ्टर डिलीवरी 24 घंटे के बाद 500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो वो किस कैटेगरी में आता है डियर? पीपीएच की कैटेगरी में उसे अपन शामिल करते हैं। यस और नो डियर? तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डियर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो अपन पढ़ चुके हैं टॉर्च इन्फेक्शन में क्या होता है डियर, TORCH। तो T4 होता है डियर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। O का मतलब होता है अदर, ठीक है, इसके अंदर हर्पीज वायरस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, हर्पीज जोस्टर वगैरह आ जाएंगे। R का मतलब रूबेला, C का मतलब साइटो मिगेलो वायरस होता है, और H का मतलब होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2। ठीक है डियर, तो ये होता है अपना टॉर्च का फुल फॉर्म। अब बात करें इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्लेमाइडिया इसमें नहीं आता है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला एंड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 जो है आते हैं, ये तीनों आते हैं, ये नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लेमाइडिया। ESIC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, काफी इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग प्रायोरिटी से रिलेटेड है। सीता ने ANC विजिट पे गई, एंटीनेटल केयर विजिट पे वो जाती है। वाइल मीजरिंग फंडल हाइट, फंडल हाइट वो मेजर कर, यानी नर्स क्या कर रही है, फंडल हाइट मेजर कर रही है, और उस टाइम पे सीता बोलती है कि उससे क्या फील हो रहा है, डिजी फील हो रहा है एंड लाइट हेडेड फील हो रहा है। डिजीनेस एंड लाइट हेडेड, यानी ये सिम्टम्स किसके हैं डियर, CNS सिम्टम है। किसके सिम्टम है, CNS से रिलेटेड सिम्टम्स है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो यहां पे देखिएगा डियर, जब भी ये सिम्टम्स फील होते हैं और चूंकि फंडल हाइट चेक करी जाती तो फीमेल को सुपाइन लिटाया गया है, फंडल हाइट चेक करें तो सुपाइन लिटाया गया, और सुपाइन लेटते टाइम पे क्या होगा डियर, यस, वेना केवा क्या होगी, कंप्रेस होगी। क्या कंप्रेस होगी, वेना केवा वहां पे कंप्रेस हो जाएगी, और वेना केवा कंप्रेस होने की वजह से ये सिम्टम्स वहां पे आएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होगी, फीमेल को राइट या लेफ्ट साइडेड के अंदर मोस्टली जो है अपन क्या करेंगे, चेक द वाइटल साइन ऑफ क्लाइंट, चेक द फीटल हार्ट रेट, चेक द मदर, टर्न द मदर टू अदर साइड। तो ये ही राइट हो जाएगा, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में उसे कर दो, ताकि उसकी जो वेना केवा है और अओर्टा वो दबेगी नहीं, ठीक है डियर। और दबने की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिस वजह से CNS सिम्टम्स वहां पे अराइज होते हैं। इस वजह से हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ये सिम्टम्स आते हैं तो अपन को क्या करना है, मदर को एक साइड में टर्न कर देना है, जिससे जो अपनी लार्ज ब्लड वेसल्स है वो फीटस के वेट की वजह से दबे नहीं। सुपाइन में ऐसा होने का चांसेस रहता है डियर, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट कब देते हैं डियर, ये देते हैं अपन सीजर, सीजर एसोसिएटेड विद किसमें डियर, एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया। अगर इन कंडीशन में सीजर्स आ रहे हैं तो सीजर के अंदर अपन प्रेगनेंसी में MgSO4 दिया जाता है। इसकी डोजिंग वगैरह मैंने पढ़ा रखी है OBG के अंदर। यस डियर, मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो जाएगा डियर, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, ओवरडोज हो जाए, अगर इसकी क्या हो जाए डियर, ओवरडोज हो जाए, तो ओवरडोज होगी तो क्या कोज करेगा, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कोज करेगा, और टॉक्सिसिटी कोज करेगा तो सिम्टम्स आएंगे। यस डियर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाएंगे, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा। इसके अलावा डियर दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा यहाँ पे क्या होगा डियर, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, और चौथा क्या होगा डियर, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये सभी ओवरडोज या टॉक्सिसिटी के साइन है। और जैसे ही ये टॉक्सिसिटी के साइन आपको दिखाई दे, तो जब भी मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाए आपको क्या ऑब्जर्व करना है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखना है, रेस्पिरेशन रेट देखनी है, ये इरेगुलर नहीं होनी चाहिए, यूरिन आउटपुट चेक करना है, और कार्डियक आउटपुट चेक, कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट रेट मॉनिटर करनी है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं मतलब टॉक्सिसिटी हो गई है, तुरंत क्या करना चाहिए, एंटीडोट। और एंटीडोट क्या होता है डियर, इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं डियर 10 mg इन 10 ml, 10 ml वाइल 10 mg कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है जो कि दिया जाता है डियर, ठीक है। तो 10 mg 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन यहाँ पे देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, याद रखिएगा। ये इसके टॉक्सिसिटी के साइन हो गए, ओवरडेज के साइन हो गए, और ये कब देते हैं अपन, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया में सीजर को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है डियर। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यस और नो। 10 ml ऑफ 10%, यस डियर, 10 ml ऑफ 10%, 10 mg लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे 10%, सॉरी, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना देते हैं, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। 10 mg लिख दिया था, परसेंट कीजिएगा, 10 ml देते हैं, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट इसमें रहेगा, ठीक है, यानी 1 ग्राम के आसपास उसमें रहेगा। देखो 10 ml में 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट है, यानी 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट वहां पे रहेगा, mg नहीं होगा, 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। मैग्नीशियम सल्फेट है वो कब देते हैं, प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया में, किसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं डियर, सीजर को प्रिवेंट करने के लिए अपन देते हैं, सीजर को प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए देते हैं। ओवरडोज अगर हो जाए मैग्नीशियम सल्फेट की तो इससे मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस, कौन से रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है डिक्रीज हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और कार्डियक आउटपुट, सॉरी, यूरिन आउटपुट क्या हो सकता है डियर, डिक्रीज हो सकता है। तो ये चारों साइन यहाँ पे ओवरडोज के हैं। तो जैसे ये साइन दिखाई दे तुरंत जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलेगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस डियर, नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्लेम्प्टिक सीजर। एक्लेम्प्टिक सीजर उसे आ रहे हैं फिलहाल, एक्सपीरियंसिंग का मतलब अभी करंटली उसे आ रहे हैं। नर्स ने देखा कि एक पेशेंट को एक्लेम्सिया की वजह से सीजर अभी आ रहे हैं, अभी जस्ट कॉन्करेंट आ रहे हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, इनमें से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। ऑप्शंस आर मेंटेन पेशेंट एयरवे, एडमिनिस्टर MgSO4 IM, स्टार्ट IV फ्लूइड, होल्ड द पेशेंट इन टाइट। तो जब भी सीजर आते हैं पेशेंट को होल्ड तो करना ही नहीं है, डू नॉट रिस्ट्रेन। तो याद रखिएगा डियर, डू नॉट रिस्ट्रेन द पेशेंट, पेशेंट को कभी भी रिस्ट्रेन तो करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी को भूल जाइए, सीधा सीजर को याद रखिए। तो जब भी मैंने आपको नर्वस सिस्टम में एपिलेप्सी पढ़ाया था उस टाइम पे भी बताया था कि जब भी सीजर आते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है डियर, एयरवे। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, एयरवे को अपन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो यस डियर, पेशेंट का एयरवे अपन को क्या करना है, मेंटेन करना है, एयरवे को मेंटेन करना है, एंड प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से उसे क्या करना है डियर, बचाना है, ये सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह की तरफ अपन को जाना है। ऑन द टाइम ऑफ, अभी जस्ट आ रहे हैं उस टाइम पे क्या करना है, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करो और प्रिवेंट करो इंजरी से। अगर बेड पे है तो साइड रेल लगा दो, आई बात समझ में, और एयरवे के मेंटेन करने के लिए साइड लाइन पोजीशन दे दो। एयरवे के लिए क्या करोगे, साइड लाइन पोजीशन दे देंगे। इससे क्या होगा, साइड लाइन पोजीशन देने से क्या होगा, एस्पिरेशन नहीं होगा, जो सलाइवा सिक्रीशन निकलेगा वो एस्पायरेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे एयरवे भी पेटेंट हो जाएगा। और अगर आपने साइड रेल लगा दी है तो उसको इंजरी से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, यस और नो। तो ये अपना एक हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे रहेगा। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने समझ लिया। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस डियर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज, पीपीएच का मोस्ट कॉमन कारण क्या है। तो एक क्वेश्चन अपन ने पीपीएच का अभी देखा था, जिसमें होता है कि पीपीएच 500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाए 24 घंटे में तो दैट इज पीपीएच। बट पीपीएच का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, तो पीपीएच का मोस्ट कॉमन कारण याद रखिएगा डियर, यूटेराइन एटोनी और यस एटोनिक यूट्रस, एक ही बात है, ठीक है डियर, यूट्राइन एटोनी और एटोनिक यूट्रस। एटोनिक का मतलब क्या होगा डियर, यस एब्सेंस ऑफ मसल टोन। मसल टोन होने से क्या होगा डियर, यहाँ पे यूट्रस क्या हो जाएगा, फ्लैसिड, और फ्लैसिड होने की वजह से क्या होगा डियर, एक्सेसिव डायलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेशन, जिससे क्या होगा डियर, ब्लीडिंग।
जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पोस्ट पार्टल हेमरेज मतलब डिलीवरी के बाद 24 घंटे में जो हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसका मोस्ट कॉमन कारण है यूट्राइन एटोनी या एटोनिक यूट्रस। ठीक है, यानी यूट्रस की मसल टोन लॉस हो जाना, जिसकी वजह से मसल फ्लैसिड हो जाएगा और जो ब्लीडिंग वहां पे हो रही थी वो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी और वो रिजल्ट कर जाएगी किसमें, पीपीएच में। अब यूट्राइन एटोनी के बहुत सारे कारण हैं। अगर मान लो मल्टीग्रेविड प्रेगनेंसी हो, उस टाइम पे हो सकता है। ओवर डिस्टेंडेड प्रेगनेंसी हो, उसमें हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड प्रेगनेंसी हो, उसमें हो सकता है। कुछ ड्रग का साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं यूट्राइन एटोनी के। ठीक है डियर, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है, एटोनिक यूट्रस। ट्रॉमा, रिटेन टिश्यू, ब्लड कोगुलेशन आर ऑल्सो द कॉज ऑफ, yes, also the cause of PPH, but most common cause is atonic यूट्रस। ठीक है डियर, याद रखिएगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे अपन, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा और। तो कोजेज ऑफ यूट्राइन एटोनी जो अभी अभी बताया, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन हो जाना, लाइक बच्चे का वेट ज्यादा हो जाता है ना समटाइम्स, या फिर जुड़वा बच्चे होते हैं, उस केस में ऐसा देखने को मिलता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी जुड़वा बच्चे हैं या तिड़वा बच्चे हैं। ठीक है, और अगर लार्ज बेबी है उस केस में भी हो सकता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर लंबी हो रही है, लेबर प्रोसेस नॉर्मल टाइम में जितना हो जाना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस केस में भी यूट्राइन एटोनी हो सकती है। नेक्स्ट कारण है यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस लाइक, यस डियर, जैसे कि बात करें एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट्स, इस तरीके की ड्रग से क्या हो सकता है डियर, यूट्राइन एटोनी हो सकती है। इसके अलावा मेटरनल फैक्टर सच एज मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए, जैसा कि अभी भी बताया है, और हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन एटोनी इन प्रीवियस डिलीवरी, प्रीवियसली भी अगर यूट्राइन एटोनी हुआ है, पीपीएच की हिस्ट्री है, तो अगेन पीपीएच हो सकता है। तो उन सभी केसेस में यूट्राइन एटोनी हो सकती है और पीपीएच हो सकता है डियर। ठीक है, इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन करे, तो जब भी यूट्राइन एटोनी हो जाए या पीपीएच हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए डियर। तो सबसे पहले तो यस डियर, याद रखिएगा, यूट्राइन एटोनी को प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या करना है, यस डियर, यूट्रस की मसाज करनी है। क्या करना है डियर, यूट्रस की मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा, टोन वापस आएगी, मसल टोन क्या होगी, वापस आएगी, और मसल टोन वापस आने से क्या होगा, ब्लीडिंग के जो चांसेस थे वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इट इज द प्राइमरी इंटरवेंशन। हमेशा यूट्राइन एटोनी को रोकने के लिए यूट्रस की मसाज जो है हमेशा प्राइमरी फर्स्ट एक्शन वहां पे रहेगा। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रिवेंट करने के लिए। बट ट्रीटमेंट के लिए अगर पूछा जाए तो कौन सी मेडिसिन करनी है डियर, ऑक्सीटोसिन। कौन सी मेडिसिन करनी है, ऑक्सीटोसिन इज द फर्स्ट चॉइस। तो ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीटोसिन और प्रिवेंशन के लिए क्या करना है डियर, यूट्राइन मसाज करनी है। पीपीएच को प्रिवेंट करना है, यूट्राइन एटोनी को प्रिवेंट करना है, तो यूट्रस की मसाज। और सर्जिकल इंटरवेंशन भी किया जा सकता है, लाइक यूट्राइन आर्टरी को इमोबिलाइज करके हिस्टेक्टोमी वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। ओके डियर, तो यस, ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट ऑक्सीटोसिन और प्राइमरी इंटरवेंशन क्या है डियर, यूट्राइन मसाज। मसाज करके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कारण जो है कुछ ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी से कॉज है, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द डिलीवरी नर्स सस्पेक्ट है दैट पेशेंट हैज एटोनिक पीपीएच। नर्स ने देखा या सोचा कि इसको ऐसा हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो सस्पेक्ट का मतलब होता है कि अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो यहां पे डेवलप होने से पहले ही क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला एज ए प्रिवेंटिव मेजर अपन को क्या करना है, ऑलवेज यूट्रस की मसाज करनी है। यूट्रस की मसाज करने से क्या होगा डियर, मसल टोन वापस रिगेन होगी और एटोनिक यूट्रस प्रिवेंट हो जाएगा, और एटोनिक यूट्रस प्रिवेंट हुआ तो पीपीएच भी प्रिवेंट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन कब करते हैं, इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बट कब, डेवलप होने के बाद। अगर मैं बोलता ए नर्स आफ्टर डिलीवरी, नर्स सस्पेक्ट की जगह देखते नर्स ऑब्जर्व दैट, नर्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को एटोनिक पीपीएच हो चुका है। अब हो चुका है तब मसाज करने से कोई फायदा नहीं है। देखो, एक वर्ड बदलने से अगर सस्पेक्ट की जगह हो जाता ऑब्जर्व्ड, नर्स ने ऑब्जर्व्ड कर लिया कि उसे है, तो क्या इंटरवेंशन होता उस टाइम पे, राइट आंसर क्या होता, एडमिनिस्टर 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन। तो देखो थोड़ा सा वर्ड बदला, क्वेश्चन बदला, आंसर बदल गया। समझ में आया? तो यस, प्रिवेंट करने के लिए यूट्रस की मसाज और ट्रीटमेंट करने के लिए 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर पीपीएच हो चुका है उस टाइम पे अपन को क्या करना है, मसाज की बजाय ऑक्सीटोसिन की तरफ जाना है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अदर ऑप्शन है लाइक अर्गोमेट्रिन है, रिपोर्ट द डॉक्टर है, नॉट नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मसाज इज द यूट्रस, मसाजिंग द यूट्रस हेल्प स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड असिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग यूट्राइन एटोनी विच इज ए कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन का कारण होता है यूट्राइन एटोनी, जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपन यूट्राइन मसाज के द्वारा। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट डेट फीटस। पोस्ट डेट फीटस का मतलब होता है डियर, यस, पोस्ट टर्म, पोस्ट टर्म बोल सकते हैं, और पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट टर्म या पोस्ट मैच्योरिटी। देखिए टर्म बेबी किसे कहेंगे, टर्म कहा जाता है 37 वीक से 40 वीक पे, क्या कहते हैं अपन, टर्म कहते हैं। और पोस्ट टर्म कब कहेंगे, अगर ग्रेटर देन 40 वीक हो जाए, अगर प्रेगनेंसी 40 वीक से बड़ी हो जाए तो उसे अपन कहेंगे पोस्ट टर्म। और अगर फीटस 40 वीक से ज्यादा अगर उसमें पड़ा रहता है, तो आपने देखा होगा समटाइम्स आपके हाथ को या पैरों को ज्यादा समय तक पानी में रख लीजिए, तो हाथों और पैरों की स्किन के साथ क्या होता है, स्किन हटने लग जाती है, सिकुड़ जाती है। वही सेम फीटस की स्किन के साथ होगा। तो ज्यादा देर तक अगर फीटस एब्डोमेन में रहा तो ज्यादा टाइम तक वो किस में रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में, और ज्यादा टाइम एमनियोटिक फ्लूइड में रहेगा तो बच्चे की, फीटस की स्किन सिकुड़ने लग जाएगी। और उस टर्म को अपन क्या कहेंगे डियर, उस टर्म को अपन कहेंगे डेस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। सिकुड़ना, एपिडर्मिस का सिकुड़ना, डेस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिकुड़ जाएगी डियर। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट डेट फीटस क्या होगा, डेस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। इसके अलावा इरिटेबल, स्ट्रेंथनिंग, एरियोलाइज, नॉट पिगमेंटेड, नॉट एसोसिएटेड, वर्निक्स कैसियोसा ओवर कवरिंग द बॉडी, ये भी नहीं होगा। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है डियर, इसका एमसीक्यू अपन कर चुके हैं। वर्निक्स कैसियोसा एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि स्किन पिगमेंट, स्किन शेडिंग ऑफ होने के बाद में बनता है, जो कि 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में स्टार्ट हो जाता है और 20-22 वीक के आसपास ये हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियली हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो अपन ने पढ़ाया था उस टाइम, बताया था मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसका हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड इट इज ऑल्सो, हाइपोटेंशन इज द ऑल्सो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोटेंशन ही होता है ना। और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का भी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है डियर, यही होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए जो नीडल यूज करते हैं, उस कौन सी यूज करते हैं डियर, टोही नीडल, टोही नीडल यूज करी जाती है। जिसके इमेज में, इमेज बेस्ड वाला जो एमसीक्यू सीरीज अपन ने कर रखा है ना, 100 इमेज इन 1.5 आवर, उस वाले लेक्चर के अंदर अपन ने सारे के सारे यहाँ पे देख रखे हैं, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा डियर। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाला जो है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा बच्चों, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, यस इट इज हाइपोटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट आंसर इज सी, हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर, क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। ऑन द थर्ड पोस्टपार्टम डे, ऑन द थर्ड पोस्टपार्टम डे, यानी पीपीएच के 3 दिन बाद, सॉरी पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी होने के 3 दिन बाद, सीमा ने नोटिस किया कि ब्लड आ रहा है, ब्लड डिस्चार्ज आ रहा है फ्रॉम द वेजाइना ऑफ हर न्यूबॉर्न फीमेल बेबी। देखो सीमा को एक न्यूबॉर्न बेबी हुई है और वो बेबी है फीमेल, और उसने देखा कि उसके बच्ची के, उस जो बेबी हुई है तीसरे दिन
डिलीवरी के तीसरे दिन उस बच्ची के वेजाइना से, मदर के से नहीं, बच्ची के वेजाइना से क्या रहा है डियर, ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा है। देखना अच्छा नया सा क्वेश्चन है, समझना। द बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स इज, तो नर्स को इनमें से क्या करना चाहिए। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया। डिलीवरी के 3 दिन बाद मदर ने देखा कि उसकी जो बच्ची हुई है उस बच्ची के वजाइना से 3 दिन बाद ब्लीडिंग डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि नहीं आता नॉर्मली। अगर आ रहा है तो क्या होगा, तो पहला ऑप्शन कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। दूसरा रीएश्योर द मदर दैट इट इज नॉर्मल फाइंडिंग, नर्स ने नोट किया, मदर ने नोट नहीं किया है, नर्स ने ये चीज देखी है, ठीक है। ऑन द थर्ड डे नर्स ने नोटिस किया कि उस बच्चे के, जो बच्ची पैदा हुई है उस बच्चे की वेजाइना से, यानी न्यूबॉर्न जो फीमेल है उसकी वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। तो नर्स को क्या करना चाहिए, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, रिश्योर द मदर, मदर को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सेंड ब्लड सैंपल लेना है न्यूबॉर्न का और उसे कोगुलेशन स्टडी के लिए भेज देना। और चौथा असेस द न्यूबॉर्न फॉर ब्लीडिंग फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट, तो आप असेस करो बच्चे को कि कहीं और पार्ट से भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो चूंकि अपन स्पष्ट बोल चुके क्वेश्चन में ब्लीडिंग वेजाइना से है, तो फोर्थ ऑप्शन तो अपना गलत हो जाता है। और कहां से होगी, वेजाइना से हो रही है, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, समटाइम्स देखा जाता है कि यस डियर न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो उसे अपन स्यूडो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्यूडो मेंस्ट्रुएशन की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, विच इज नॉर्मल। क्यों, क्योंकि मैटरनल हार्मोन क्या हो जाएंगे, जैसे ही बेबी डिलीवर होगी, अभी तक तो मैटरनल हार्मोन भी बच्ची के अंदर जा रहे थे, ठीक है, मैटरनल हार्मोन भी बच्ची के अंदर जा रहे थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जा रहे थे, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगी, उसके बाद उस बच्ची के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा, इस वजह से देखा जाता है स्यूडो मेंस्ट्रुएशन उस बच्चे के अंदर हो जाता है। समटाइम्स इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई इसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, रिश्योर द मदर दैट इट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझते हैं कॉन्सेप्ट को, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। यस डियर, दिस फिनोमेना इज ऑफन रेफर्ड एज स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, और मिनी पीरियड्स भी इसे कहा जाता है। एंड इट इज नॉर्मल अकरेंस इन मैनी न्यूबॉर्न फीमेल इन्फेंट, बहुत सारी फीमेल इन्फेंट होते हैं, उनमें ऐसा नॉर्मल है, ठीक है। इट इज ड्यू टू विड्रॉल ऑफ द मैटरनल हार्मोन आफ्टर बर्थ एंड नॉट ए कॉज ऑफ कंसर्न, कोई कंसर्न का कारण यह नहीं है, चिंता का कारण नहीं है, ठीक है। रीअश्योरिंग द मदर अबाउट द नॉर्मेलसी ऑफ दिस फाइंडिंग इज एप्रोप्रिएट, मदर को इसके बारे में रीअश्योर कर दो कि ऐसा होता है काफी बच्चों में, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये स्यूडो मेंस्ट्रुएशन होता है जो कि कुछ बच्चियों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिश्योर द मदर दैट इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है। तो काफी इजी क्वेश्चन आई थिंक आपको आता है, काफी बार आपने पढ़ा होगा, इट इज IgA। तो IgA जो है, IG अल्फा जो है डियर, यस बॉडीली फ्लूइड्स के अंदर पाया जाता है, लाइक ब्रेस्ट मिल्क, जिसको फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं, जो कि येलो गाढ़ा मिल्क होता है, ठीक है डियर। इसके अलावा टीयर्स में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, यस डियर, प्लस बॉडी सरफेसेज में भी ये पाया जाता है, लाइक म्यूकोजा में भी ये प्रेजेंट होता है। म्यूकोजा जहां भी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, GI ट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, वहां पर सब जगह पे क्या पाया जाता है डियर, IgA जो है प्रेजेंट होता है डियर। तो बॉडी सरफेसेस पे और बॉडी फ्लूइड्स में जो है IgA प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एज पर WHO आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन, WHO की डेफिनेशन के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम में शुरू कर देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा डियर 30 मिनट, 30 मिनट में जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर आपसे आए कि आइडियली कितने
पे करना चाहिए, एज पर WHO नहीं बोल करके पूछा जाए तो एज अर्ली एज पॉसिबल वाला आंसर आपको देना, तो उस केस में आपको 20 वाला आंसर वहां पे देना रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो WHO का क्राइटेरिया है वो विद इन 30 मिनट का है, तो इट शुड बी गिवन, और ऑप्शन में भी दिया शुड बी इनिशिएटेड विद इन 30 मिनट में दे देना। बट इसमें WHO का हवाला नहीं दिया होता तो आइडियली एज अर्ली एज पॉसिबल, तो जो सबसे छोटा आंसर होता वो करेक्ट हो जाता, तो इसमें 20 आंसर हो जाता है, यस और नो, चलेगा। इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसजी ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन विद प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया हो रखा है, देखिए प्लेसेंटा प्रेविया क्या है, ठीक है डियर। यहां पे अपन बात करेंगे, ये हो गई यूट्रस की वॉल्स, ठीक है, ये हो गई अपने फेलोपियन ट्यूब। अब यहां पे क्या है डियर, ये है दीवारें अपनी किसकी, सर्विक्स की, ठीक है। ये हो गया इंटरनल ओएस और ये हो गया एक्सटर्नल इंटर ओएस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ओएस स्फिंक्टर, ओएस स्फिंक्टर। तो इस केस में क्या देखेंगे अपन, ये जो स्फिंक्टर है इसमें अगर मान लीजिए नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर क्या होती है, इस तरीके से प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाती है, जिससे बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेसेंटा, पहले केस में बोल रहा है लो लाइंग प्लेसेंटा का मतलब प्लेसेंटा कहां जाए, नीचे की तरफ आ जाए। दूसरा मार्जिनल प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा कहां आ जाए, ओएस के ऊपर आ जाए। तीसरा कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया, यानी प्लेसेंटा पूरे को ढक दे, पूरे इस मार्जिन, पूरे इस होल को, ओएस को ढक दे। इसके अलावा टोटल प्लेसेंटा प्रेविया, इनकम्प्लीट का मतलब आधी, सॉरी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब आधा ढक दे, और टोटल का मतलब कंप्लीटली उसे ढक दे। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्लेसेंटा प्रेविया है, उसमें देखा गया कि प्लेसेंटा रीच द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओएस। इंटरनल ओएस जो था अपना, ये इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इंटरनल ओएस के किनारे पे प्लेसेंटा आ गई, इंटरनल ओएस के ये किनारे पे प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गई है, ठीक है। एंड इट इज नॉट कवरिंग इट द डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया इज, तो अगर इसे किस डिग्री का प्लेसेंटा प्रेविया कहा जाएगा, तो यस डियर, ये कौन सा होगा, लो लाइंग नहीं होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट भी नहीं होगा, इनकम्प्लीट में थोड़ा कवर होगा, जबकि यहां बोल रहा है कि इट इज नॉट कवरिंग, तो नॉट कवरिंग है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत, तो बच गया कौन सा, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया। तो इसे अपन क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया कहा जाएगा। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, नाम क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, यस और नो, चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज मोर कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, यानी मदर से फीटस में HIV का जाना प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये कब जाता है, ठीक है डियर, ये किस दौरान जाता है, तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि HIV का ट्रांसमिशन हो, चाहे से एंटी-D का ट्रांसमिशन हो, यानी जो अपन पढ़ते हैं लाइक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, वो कंडीशन, तो दोनों ही केसेस में क्या होता है डियर, वहां पे एंटीबॉडी थी, यहाँ पे HIV वायरस है। इन दोनों का ट्रांसमिशन कब होगा, ड्यूरिंग द डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान होगा, ठीक है। और डिलीवरी के दौरान होगा, इसे बोलते हैं अपन इंट्रानेटल पीरियड। एंटीनेटल मतलब पहले डिलीवरी से, पोस्ट नेटल मतलब डिलीवरी के बाद, और इंट्रानेटल मतलब डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग द लेबर, ड्यूरिंग लेबर या फिर डिलीवरी, इस दौरान जो है इसका ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है डियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है डियर। तो यहाँ पे याद रखना, मोर कॉमनली कब होता है, इंट्रानेटल पीरियड में ज्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ पेप स्मीयर। पेप स्मीयर अगर सैंपल लेना है, पेप स्मीयर टेस्ट पहले तो क्यों करते हैं डियर, इसको अपन पेपेनिकोलू टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि सर्विक्स कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और सर्विक्स कैंसर का कारण क्या है डियर, ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्विक्स कैंसर मोस्टली होता है। और सर्विक्स कैंसर को डायग्नोस करने के लिए पैप निकोल्यू या फिर पैप टेस्ट जो है किया जाता है, जिसे पैप स्मीयर टेस्ट भी कहते हैं। तो पैप स्मीयर टेस्ट में सैंपल लिया जाता है डियर, कहाँ से लेंगे? सर्विक्स से, क्योंकि सर्विक्स कैंसर को पता लगा रहे हैं। तो सर्विक्स कैंसर को पैप स्मीयर टेस्ट के लिए अपन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए? तो सबसे पहले अपन को एक डायलेटर चाहिए। तो ये जो डायलेटर दिखाई दे रहा है आपको, इस डायलेटर को बोलते हैं डियर कस्को स्पेकुलम। क्या बोलते हैं डियर? इसे कस्को स्पेकुलम कहा जाता है, जिसके थ्रू वेजाइना को डायलेट करते हैं। इट इज वेजाइनल डायलेटर। उसके बाद में डायलेट करने पे ये आपको सर्विक्स यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। सर्विक्स दिखने के बाद में ये स्टिक जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यस डियर, ये दो टाइप की स्टिक यूज करते हैं। एक तो ब्रूस प्लास्टिक की स्टिक होती है और एक लकड़ी जैसे स्टिक होती है, और इसे अपन बोलते हैं डियर आरियाज स्पेचुला। आरियाज स्पेचुला। क्या बोलेंगे डियर? आरियाज स्पेचुला इसे कहा जाता है। एरी बोल दो या आरियाज स्पेकुला इसे बोलते हैं, और इसका यूज किया जाता है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरियाज स्पेचुला इज द करेक्ट आंसर। आरिया स्पेचुला का यूज यहाँ पे अपन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ए इज द करेक्ट आंसर। आरिया स्पेचुला कैसा दिखता है डियर? तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आरिया स्पेचुला की इमेज होती है डियर। ठीक है, तो यहाँ पे दो दिख रहे हैं आपको। इस तरफ से तो अपन क्या करते हैं डियर? सर्विक्स का सैंपल ले लेते हैं, और यहां से ले लेते हैं वेजाइनल सैंपल लिया जाता है। ठीक है डियर, तो ये आपको लकड़ी का दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ये जो है आपका हार्ट शेप बना हुआ है इस तरीके से, और दूसरी तरफ है ये ऐसा होता है। इस स्पेचुला को अपन क्या करेंगे डियर? कस्को स्पेकुलम से डायलेट कर दिया, उसके बाद में इसको डालेंगे। डालने के बाद इसे इस तरीके से रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे? इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने से यहाँ पे सैंपल जो है अपने पास आ जाएगा डियर। तो यहाँ पे पैप स्मीयर के लिए कौन सा स्पेचुला यूज करते हैं? आरिया स्पेचुला। पैप स्मीयर के लिए कौन सा डायलेटर यूज करते हैं? कस्को स्पेकुलम यूज करते हैं डियर। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और पैप स्मीयर के लिए पोजीशन कौन सी दे सकते हैं डियर? लिथोटोमी पोजीशन यहाँ पे अपन दे सकते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे? लिथोटोमी पोजीशन। अब ये जो तीन ऑप्शन अपने पास आ जाते हैं, यस डियर, नेविल बर्नेस फोर्सेप्स, सिम्पसन फोर्सेप्स और पाइपर फोर्सेप्स। ये तीनों फोर्सेप्स यस डिलीवरी के असिस्टेंट टूल है, यानी डिलीवरी को असिस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। आपने देखोगे इस तरीके से बने होते हैं। अभी इमेज दिखाता हूं तीनों की। यस डियर, तो ये तो अपना कौन सा हो गया डियर? आरियाज स्पेचुला हो गया। अब नेविल फोर्सेप्स, सिम्पसन फोर्सेप्स और पाइपर फोर्सेप्स के डायग्राम देखते हैं। तो तीनों डायग्राम देखते हैं डियर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है आगे से देखो, इस तरीके का है, जो कि हेड को होल्ड करके डिलीवरी करवाता है। तो ये तीनों वेजाइनल डिलीवरी करवाने में हेल्प करने वाले टूल है डियर। तो इसे बोला जाता है डियर नेविल बर्नेस फोर्सेप्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इसका जो कर्व है थोड़ा ज्यादा होता है, कर्व ज्यादा होता है। दूसरा होता है डियर सिम्पसन फोर्सेप्स। तो सिम्पसन फोर्सेप्स का कर्व थोड़ा कम होता है। इसमें और इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। नेविल में और सिम्पसन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका कर्व थोड़ा ज्यादा है, यस और नो, और इसका कर्व थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लाइक ये सिम्पसन हो गया, ये हो गया नेविल, और ये हो गया सिम्पसन। आई बात समझ में? नेविल सिम्पसन, इस तरीके से इनका कर्व होता है। तो कर्व का डिफरेंस है इनमें, बाकी कोई डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। तीसरा आता है डियर पाइपर फोर्सेप्स। तो पाइपर फोर्सेप्स क्या होगी डियर? पाइपर फोर्सेप्स क्या है? पाइपर फोर्सेप्स ये भी इसी पर्पज में यूज करी जाती है, बट ब्रीच प्रेजेंटेशन हो। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब हेड का प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, लेग या अदर प्रेजेंटेशन है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस में डिलीवरी करवाने के लिए ये लॉन्ग हैंडल वाला, देखो इनका हैंडल शॉर्ट था, इसका हैंडल क्या डियर? लॉन्ग हैंडल है, पूरा ऊपर जाकर के। तो इस तरीके की फोर्सेप्स का अपन वहां पे यूज कर सकते हैं। इसे अपन पाइपर फोर्सेप्स कहते हैं। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। नेविल फोर्सेप्स का कर्व ज्यादा है, सिम्पसन का थोड़ा सा कम, और इसका और कम है, इसका कर्वेचर और कम है, लेकिन इसका हैंडल थोड़ा सा लॉन्ग होता है बच्चों। यस और नो? समझ में आ गए होंगे आपको तीनों के तीनों। अपना क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? एक्चुअल क्वेश्चन था पैप स्मीयर के लिए सैंपल किससे लेते हैं? तो आरिया स्पेचुला से लेते हैं। आजकल आरिया स्पेचुला को यूज नहीं करके ब्रश का यूज किया जाता है। सॉफ्ट ब्रश होती है प्लास्टिक की, उसका यूज वहां पे कर लिया जाता है, जो कि डिस्पोजेबल भी है और सस्ती भी आती है। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डियर, अंडर द यूएसजी गाइडेंस फीटल ब्लड सैंपलिंग
फीटल ब्लड सैंपलिंग यानी कि कोर्डोसेंटेसिस। फीटल ब्लड सैंपलिंग किससे ले रहे हैं डियर? कोर्डोसेंटेसिस। इट इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कोर्डोसेंटेसिस देखिएगा, ये हो गई प्लेसेंटा और ये हो गई अम्बलाइकल कॉर्ड। और अम्बलाइकल कॉर्ड से कौन जुड़ा है डियर? अम्बलाइकल कॉर्ड से जुड़ा है अपना फीटस। कौन जुड़ा है? फीटस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फीटस में अपन क्या करेंगे? और ये पूरा का पूरा किस में है डियर? यस, ये अपनी मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है और ये यूट्रस के अंदर है। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ पे निडिल के द्वारा क्या करते हैं डियर? ट्रांसवेजाइनल। पहली बात तो ये कैसे करेंगे? ट्रांसवेजाइनल निडिल इंसर्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे? अम्बलाइकल कॉर्ड। तो अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर अपन को पता है क्या होती है? आर्टरी, आर्टरी, 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती है। यस और नो डियर? 2 आर्टरी और 1 वेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सैंपल किस में से लेंगे? कोर्डोसेंटेसिस का मतलब होता है, यस डियर, ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल फ्रॉम अम्बलाइकल कॉर्ड, इसे कहा जाता है कोर्डोसेंटेसिस। तो आर्टरी से लेंगे, वेन से लेंगे, या प्लेसेंटा से लेंगे, या इलियक वेन से लेंगे। तो इलियक वेन तो होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे इलियक वेन का तो ऑप्शन ही खत्म। अब 3 ऑप्शन बच गए, प्लेसेंटा, अम्बलाइकल वेन, या फिर ये प्लेसेंटा भी तो है, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, और इसके अंदर 2 चीजें आर्टरी और वेन दोनों ही है, तो कहाँ से लिया जाएगा? तो याद रखिएगा हमेशा, यस डियर, तो फीटल ब्लड जब सैंपलिंग ली जाती है, कोर्डोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है यूजुअली डियर 18 से 20-22 वीक पे ये जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है? टू फाइंड द कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द फीटस। फीटस में कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए कोर्डोसेंटेसिस करते हैं, यूं ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं? कोर्डोस, जितने भी अपन प्री नेटल एग्जामिनेशन है वो कहाँ पढ़ चुके हैं डियर? जेनेटिक्स वाले पार्ट में। तो सेल टिश्यू एंड जेनेटिक्स वाला यूनिट अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर अपन ने ये पॉइंट वहां पे पढ़े। कुछ और टॉपिक है वो पढ़ा देंगे आगे, बट सेल टिश्यू जेनेटिक्स वाले पार्ट के अंदर अपन ने ये सारे प्रोसीजर्स पढ़ चुके हैं। तो कोर्डोसेंटेसिस कहाँ करते हैं डियर? अम्बलाइकल वेन में किया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ करते हैं डियर? अम्बलाइकल वेन के अंदर जो है सैंपलिंग लेना ही क्या कहलाएगा? कोर्डोसेंटेसिस कहलाएगा। और इसका क्या पर्पज है? फीटस के अंदर कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए अपन यहाँ पे करते हैं। एबनॉर्मल एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए अपन ब्लड सैंपल लेते हैं, कहाँ से? अम्बलाइकल वेन से। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन? प्रोजेस्टेरोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन क्या करता है डियर? तो ऑप्शन है अपने पास, प्रिपेयर द यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, स्टिमुलेट ओवरी, मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन में तो प्रोलैक्टिन होता है, यस और नो? प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करता है, और मिल्क को इजेकुलेट कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको गैलेक्टो क्या बोलेंगे? जेनेसिस हार्मोन बोलेंगे। और गैलेक्टोकाइनेटिक कौन होगा? वो ऑक्सीटोसिन होगा। स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी, यस डियर, तो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो राइट आंसर तो एक ही बच गया अपने पास अभी, तो यही होगा। ठीक है डियर, तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? ड्यूरिंग द डिलीवरी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रही है, जिसका मेन काम क्या है? यस डियर, यूट्रस को तैयार करना ताकि वो एग को इम्प्लांट कर सके। ये मेन काम होता है किसका? प्रोजेस्टेरोन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा डियर, पढ़ते हैं। विच टॉर्च इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन? तो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन कौन सा होता है? टॉर्च में। तो टॉर्च की फुल फॉर्म देख चुके हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और एचएसवी। तो इनमें से मोस्ट कॉमन कारण कौन होता है? तो सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, तो रट लीजिए, साइटोमेगलोवायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन अमंग टॉर्च। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन कौन होता है? साइटोमेगलोवायरस होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एआरटी ड्रग, एंटी रिट्रोवायरल, एआरटी का मतलब एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज चॉइस फॉर द न्यू बोर्न टू HIV पॉजिटिव मदर?
मदर क्या है, HIV पॉजिटिव है। अब मदर से बच्चे में क्या जा सकता है डियर, HIV का वायरस जा सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसीजर। तो उस टाइम पे क्या ड्रग ऑफ द चॉइस यहाँ पे रहेगी, तो याद रखिएगा ऑलवेज ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर से फीटस में ट्रांसमिशन के लिए ऑलवेज जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन होगी डियर, नेविरापाइन एंड ज़िडोवुडिन दोनों होगी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ध्यान रखना कई बार आपकी कुछ बुक्स में भी दिया है, इवन आपकी नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी बुक्स जो आप एमसीक्यू लिए पढ़ते हैं उनमें क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए होते हैं, या तो नेविरापाइन होता है या ज़िडोवुडिन। तो नेविरापाइन है तो नेविरापाइन आंसर जाएगा, ज़िडोवुडिन है और नेविरापाइन नहीं है तो ये आंसर चला जाएगा। लेकिन इन वर्स्ट सिनेरियो दोनों ऑप्शन में हो तो उस केस में आपको नेविरापाइन के ऊपर आपको टिक करना है डियर। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से, बट रिसर्च स्टडीज में और परसेंटेज के बेसिस पे देखा गया है कि दोनों में भी ज्यादा सुटेबल कौन है, नेविरापाइन वहां पे होता है। बट अगर दोनों में आ जाए ऑप्शन में और बोथ ऑप्शन में हो तो आंसर वही देना, बट दोनों में से एक ऑप्शन में आया हो तो आंसर एक दे दोगे कोई सा भी आपको। तो नेविरापाइन एंड ज़िडोवुडिन आज द बेस्ट चॉइसेस। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो नेविरापाइन एंड ज़िडोवुडिन आर द कॉमनली यूज्ड एज पार्ट ऑफ प्रोफाइलेक्टिक रेजिमेन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। इनकी डोज की बात करें तो याद रखिएगा डियर, नेविरापाइन जो है वो कब देते हैं डियर, एट यानी 0 आवर पे देते हैं, यानी एट बर्थ हो गया, इसके बाद 48 आवर पे देते हैं और इसके बाद 96 आवर्स पे देते हैं। 3 डोज अपन ने दिया, उसके बाद में क्या करेंगे डियर, ज़िडोवुडिन जो है वो 6 मंथ तक डेली देते हैं, 6 मंथ तक रेगुलरली, सॉरी 6 वीक तक जो है वो रेगुलर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेविरापाइन और ज़िडोवुडिन का कॉम्बिनेशन देते हैं, बट दोनों में भी अगर पूछा जाए तो वहां पे नेविरापाइन को आपको चॉइस दे देनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं कई बच्चे कि सर क्या करना है, तो उस केस में नेविरापाइन देना, बाकी एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो नेविरापाइन मिलेगा या ज़िडोवुडिन, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन ऑफन इन द पेशेंट विद गोनोरिया। गोनोरिया क्या है डियर, तो गोनोरिया एक एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसी डिजीज है डियर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये किसकी वजह से हो रहा है डियर, यस गोनोकोकाई की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, गोनोकोकस गोनोरिया जो है कॉज करता है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि गोनोरिया के साथ साथ में यस डियर ऑलवेज जो है क्या होगा डियर, क्या होगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस भी साथ में होता है। तो हमेशा गोनोरिया प्लस क्लेमाइडिया मोस्टली देखा जाता है कि ये दोनों जो है साथ में होता है, एंड इट इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गोनोरिया और क्लेमाइडिया दोनों मोस्टली देखने को मिलते हैं कि ये मोस्टली साथ में ही होते हैं। ठीक है डियर, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा है कि गोनोरिया के साथ में क्या देखने को मिलेगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस भी साथ में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ट्रैकोमा भी कॉज करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज द करेक्ट आंसर। जैसा हेपेटाइटिस में होता है ना, हेपेटाइटिस डी किस हेपेटाइटिस के साथ होता है, तो हेपेटाइटिस डी केवल और केवल हेपेटाइटिस बी के साथ में होता है, अकेला कभी भी नहीं हो सकता। अगर हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है, बट अकेला हेपेटाइटिस डी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर नर्स वुड असेस क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है डियर, +2 स्टेशन, यानी फीटस का हेड जो है दिखना स्टार्ट हो जाए। और ये कब दिखाई देता है, +2 स्टेशन पे दिखाई देता है, यानी जो स्टिल स्पाइन होता है उसको 0 स्टेशन बोलते हैं, और 0 स्टेशन से 1 और 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाए तो उसे +2 स्टेशन कहा जाता है। उस टाइम पे क्राउनिंग दिखाई देती है। और क्राउनिंग जो है डियर वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज में क्या मिलता है डियर, फर्स्ट स्टेज के अंदर इंडक्शन ऑफ लेबर से लेकर के सर्विक्स डायलेशन, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए तब तक को अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। अब सर्विक्स डायलेट हो गई तो हेड आगे आना स्टार्ट होगा, यानी क्राउनिंग आना स्टार्ट होगी। तो क्राउनिंग दिखने से, हेड दिखने से लेके एक्सपल्सन ऑफ फीटस बाहर आने तक
सेकंड स्टेज में होता है। थर्ड में क्या होगा डियर, जो बचा कुचा पार्ट है प्लेसेंटा वगैरह है वो उसकी डिलीवरी करवा देना थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं। ये नॉर्मली 3 से 4 दिन, डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद होती है, जिसमें पीपीएच वगैरह के साइन अपन वहां पे मॉनिटर करते हैं डियर। ठीक है, तो 4 स्टेजेस में लेबर को अपन ने डिटेल से पढ़ रखा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉनिंग वाला आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेज। राइट आंसर इज बी, पढ़िएगा। ठीक है डियर, फर्स्ट स्टेज में जैसा कि मैंने अभी भी बताया है, ट्रू लेबर पेन से लेकर के और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स यानी 10 सेंटीमीटर डायलेशन होने तक की स्टेज को अपन फर्स्ट स्टेज कहते हैं। सेकंड स्टेज कब होती है डियर, स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन एंड यानी क्राउनिंग से स्टार्ट होती है एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस की डिलीवरी पे ये खत्म हो जाती है। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ सेकंड स्टेज खत्म। अब डिलीवर होने के बाद में यस स्टार्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन जो है बाहर निकल जाए, उसके बाद थर्ड स्टेज भी खत्म। और उसके बाद में स्टार्ट होती है फोर्थ स्टेज, जो कि लगभग 1 से 4 डेज तक जो है चलती है, पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1 to 4 डेज आफ्टर डिलीवरी, जिसमें ऑब्जर्वेशन चलता है। और ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या करते हैं, ब्रीडिंग के साइन वगैरह है वो सब मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेजेस है, वैसे आपको जो है डिटेल से पढ़ाई जा चुकी है, आशा करता हूं समझ में आ रखी होगी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच टॉर्च इन्फेक्शन कैन लीड टू कॉन्जेनाइटल डीफनेस, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस इन द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में टॉर्च का कौन सा इन्फेक्शन कॉन्जेनाइटल डीफनेस कोज करता है? ऑप्शन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो जो मोस्ट कॉमन कारण है वो ही डीफनेस भी कोज करता है। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हो सीडी प्लेयर होता था ना, सी यानी साइटोमेगेलो और डी यानी डीफनेस कौन कोज करता है, यही कोज करता है बच्चों। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोमेगेलो वायरस, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन पढ़िएगा डियर, जब तक जलपान कर लिया जाए। ओके डियर स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी सीरीज में। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड बिगिन ऑन 8 अप्रैल 2023। एलएमपी कब आया है डियर, 8 अप्रैल यानी 8/04/2023 को। ठीक है, और एंडेड ऑन 13 अप्रैल यानी मेंस्ट्रुएशन वहां पे खत्म हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। एलएमपी अपन देखते हैं हमेशा। ठीक है, यूजिंग नेगालेज रूल हर एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ वुड बी। तो बच्चे की डेट ऑफ डिलीवरी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी पूछा क्या है, EDD कितना होगा। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग इसको पूछा जाता है। तो जब भी नेगाले रूल से अपन EDD निकालते तो क्या करेंगे, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 महीने 7 दिन जो है अपन LMP में जोड़ देंगे। तो LMP कितना है डियर, 8/04/2023। तो इसमें अपन क्या करेंगे डियर, 7 डेज तो यहाँ पे जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्लस 9 मंथ यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 8/7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 तारीख आएगी अपने पास। तो अपना ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो या तो ये आंसर सही होगा या ये आंसर सही होगा। 15 2 में ही है। इसके अलावा देखते हैं 9 और 4 हो जाएगा 13। तो 13 महीने तो होते नहीं है, 12 ही महीने होते हैं, यानी आ गया जनवरी। यानी ये क्या आ गया डियर, जनवरी। और 2 अगली साल आ गई जनवरी की, इसलिए ये हो जाएगा 2024। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आए, सिंपल सा लॉजिक है, बस 9 महीने जोड़ दो और 7 दिन आपको जोड़ देने हैं, वही आंसर आपका आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है अगेन टॉर्च इन्फेक्शन से रिलेटेड है। विच टॉर्च इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द क्लासिकल ब्लूबेरी मफिन रेसेज ऑन द न्यूबॉर्न। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, बच्चे के चेहरे पे क्या हो रहे हैं, ब्लूबेरी जैसे साइन यहाँ पे हो रहे हैं, ब्लू इस कलर के साइन यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ब्लूबेरी मफिन जो है वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, कौन से टॉर्च इन्फेक्शन में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, ब्लूबेरी मफिन है वो रूबेला के केस में
किस केस में देखने को मिलता है? रूबेला के केस में देखने को मिलता है डियर। और टोर्च इन्फेक्शन में एकमात्र रूबेला ही ऐसा इन्फेक्शन है जिसे मैटरनल वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। अगर मदर को पहले से इम्यूनिटी है रूबेला के अगेंस्ट तो वो फिटस में नहीं होगा, ठीक है। बाकी ट्रांसमिट हो सकते हैं डियर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ब्लूबेरी मफिन किसका साइन है? रूबेला का साइन। मफिन देखा होगा आपने, इस तरीके का कप आता है, ठीक है, इस जिसको कप केक भी बोलते हैं, और इस केक पे क्या होते हैं? ब्लूबेरीज लगे होते हैं। तो इस तरीके का इसको बोलते हैं ब्लूबेरी मफिन। तो ऐसा ही कुछ चेहरा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको ब्लूबेरी मफिन फेस भी कहा जाता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद रूबेला। ओके, राइट आंसर इज बी। ओके डियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब आया डियर? 1 जनवरी को आया। यानी एलएमपी कब आया है डियर? 1 जनवरी को उसका एलएमपी आया है। ईयर नहीं दिया है तो अपन भी नहीं देखते हैं, ठीक है। सी हैज मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ 30 डेज। उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिनों का डियर? 30 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। अब पूछा गया व्हाट विल बी जेस्टेशनल एज। तो पहला क्वेश्चन पूछा है जेस्टेशनल एज, जिसे अपन क्या कहते हैं डियर? मेंस्ट्रुअल एज भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल एज भी कहते हैं। ये पूछा एक। तो दूसरा पूछा है डियर ओव्यूलेटरी एज, जिसे कॉन्सेप्शनल एज भी कहते हैं। ओव्यूलेटरी एज जिसे कॉन्सेप्शनल एज भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है। तो ये अपन को समझना है किस तरीके से निकालते हैं, बहुत इजी सा लॉजिक है, समझ लेते हैं। तो जेस्टेशनल एज का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद से लेकर के, ठीक है डियर, कितने दिन का डिलीवरी हो चुकी है, विच इज नोन एज जेस्टेशनल, इट इज ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल एज। और ओव्यूलेटरी एज होती है ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन के बाद में कॉन्सेप्शन होता है, ओव्यूलेशन के बाद ही तो कॉन्सेप्शन होगा। तो यानी कॉन्सेप्शन या ओव्यूलेशन के बाद में बच्चा कितने दिन का हो गया है, तो ये होता है अपना जेस्टेशनल एज और ओव्यूलेटरी एज। मोस्ट कॉमनली अपन जेस्टेशनल एज ही निकालते हैं, जो कि लगभग 280 डेज की होती है बच्चों, यस और नो। और ये 280 से थोड़ा कम होती है, 14-15 दिन कम होती है। कौन सी एज? ओव्यूलेशन एज। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? तो ऑप्शन है अपने पास 42 दिन एंड 27 दिन, 42 दिन एंड 29 दिन, 35 डेज एंड 27 डेज, 35 डेज एंड 29 डेज। तो क्या आंसर सही होगा? चलिएगा सीखते हैं इस पॉइंट को अपन। तो अपने पास आंसर किस तरीके से मिलेगा? तो सबसे पहली बात तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड आया इसका 1 जनवरी को, 1 जनवरी को एलएमपी आया है, ठीक है। और 30 डेज की उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। और 11 फरवरी को पूछा है कि 11 फरवरी को फीटस की जेस्टेशनल एज और ओव्यूलेशन एज कितनी होगी, ठीक है। 1 जनवरी को एलएमपी आया और पूछा कब है डियर? 11 फरवरी को। 11 फरवरी को पूछा है कि उसकी जेस्टेशनल एज कितनी होगी और ओव्यूलेटरी एज कितनी होगी डियर, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में कितने दिन हुए। तो पहले डेज काउंट करो, पहले डेज काउंट करेंगे अपन। तो 1 जनवरी से कितने दिन हुए डियर? यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो 1 जनवरी से, जनवरी चूंकि 31 का महीना है, तो 31 प्लस 11 दिन, ये तो कितने हो गए डियर? 42 डेज। 42 डेज। यानी 1 जनवरी को अगर पिछला मेंस्ट्रुएशन पीरियड था और उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो 11 फरवरी को जो बच्चा पेट में है उसकी जेस्टेशनल एज कितनी होगी? तो उस फीटस की जेस्टेशनल एज, जिसे मेंस्ट्रुएशन एज भी कहते हैं, जेस्टेशनल एज कितनी होगी डियर? 42 डेज होगी। या इसको बोल सकते हैं कितने वीक हो जाएंगे? 7 से डिवाइड करें तो 6 वीक हो जाएगी। 6 सप्ताह का वो फीटस हो चुका है। आई बात समझ में यहाँ पे? अब बात आ जाती है दूसरा पॉइंट कौन सा डियर? दूसरा पॉइंट आ जाएगा ओव्यूलेटरी एज कितनी होगी। तो ओव्यूलेटरी एज के लिए ओव्यूलेशन की डेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चूंकि अपन ने बोला, अब देखिए ओव्यूलेशन की डेट निकालेंगे तो ओव्यूलेशन कब होगा? तो ओव्यूलेशन बराबर मेंस्ट्रुएशन साइकिल माइनस 14। ओव्यूलेशन डेट अगर आपको निकालनी है तो ओव्यूलेशन कब होता है डियर? जितने दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें से 14 माइनस आपको कर देना है। तो इस केस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितनी है? 30 दिन की माइनस 14। तो ओव्यूलेशन डेट कब हो जाएगी डियर? 16th
16th डे, 16वें दिन क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन उस फीमेल में होगा। ये समझना इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए 28 दिन की साइकिल होती तो 28 माइनस 14 14वें दिन हो जाता, जो कि नॉर्मली होती है। और मान लो 35 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती तो ओव्यूलेशन कब होता उस फीमेल में, ओवम कब रिलीज होता, ठीक है, ओव्यूलेशन कब होता, तो 35 माइनस 14 तो 22 दिन कितने हो जाए, 21 दिन हो जाते हैं 35 माइनस 14। आई बात समझ, 32 दिन की मान लो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है कि 32 दिन के बाद साइकिल रिपीट होती है, तो 32 माइनस 14 करोगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बहुत अपने आप में यही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन डेट कैसे निकालते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जितने दिन माइनस 14 कर दो, तो यानी 16वें दिन इस फीमेल में क्या हुआ, डेट ऑफ ओव्यूलेशन आया। तो इस फीमेल में यस डियर ओव्यूलेशन डेट क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन डेट। तो ओव्यूलेशन डेट होगी, तो देखो 1 जनवरी को एलएमपी आया था, 16वें दिन एग रिलीज होगा। आई बात समझ में, तो 16 जनवरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 जनवरी। 16 जनवरी को उसका ओव्यूलेशन होगा कि नहीं होगा, ये बात आई कि नहीं आई समझ में। तो 16 जनवरी को ओव्यूलेशन होगा, और पूछा कब है, 11 फरवरी को ओव्यूलेटरी एज कितनी होगी, ओव्यूलेटरी एज कितनी होगी। तो 16 जनवरी का मतलब हो गया, देखो 16 से काउंट करो, जनवरी 31 दिन का है, तो 16 से 30 हो गए अपने पास 15 दिन, 16 से 30 और 31 है मतलब 16 दिन, तो 16 डेज तो जनवरी के हो गए, प्लस 11 दिन फरवरी के हो गए, तो कितने हो गए डियर, 16 और 11 27 डेज। तो ओव्यूलेटरी एज कितनी हो जाएगी डियर, ओव्यूलेटरी एज कितनी हो जाएगी डियर, ओव्यूलेटरी एज हो जाएगी अपने पास 27 दिन इस केस में। और जेस्टेशनल एज कितनी हो जाएगी डियर, यस कितनी हो जाएगी, 6 वीक या फिर 42 दिन। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में मान लो ओव्यूलेटरी एज होती 28 दिन की, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती, जैसे अभी अपन ने लिखा ना 30 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये 28 होती, तो आंसर चेंज हो जाता, 28 होती तो डेट ऑफ ओव्यूलेशन कितनी हो जाती डियर, 28 माइनस 14 14वें दिन, 14th डे हो जाती, 14वें दिन में ओव्यूलेशन हुआ। तो अब जनवरी के 14 दिन से गिनो तो कितने दिन हो जाते, जनवरी के 14 दिन से गिनेंगे तो 14 से गिनेंगे आप तो 30 तारीख के बीच में हो गए, 17 दिन तो वो हो गए, एक 18 दिन, ठीक है। 14 तारीख से गिनेंगे अपन तो 14 15 16 17 18 19 20 20 7 17 दिन और एक 31 दिन है, इसलिए 18 दिन, तो 18 दिन प्लस 11 दिन फरवरी के, तो टोटल हो जाते 29 दिन। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर 28 दिन की होती तो आंसर क्या होता है, यहाँ पे 27 की जगह 29 होता, और चूंकि 30 दिन की है तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 27 दिन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ओव्यूलेशन एज के लिए आपको ओव्यूलेशन डेट निकालनी पड़ेगी, और मेंस्ट्रुएशन एज के लिए आपको एलएमपी पता होना चाहिए। अगर एलएमपी पता है तो जेस्टेशनल एज निकाल लोगे या मेंस्ट्रुएशन एज निकाल लोगे, और ओव्यूलेशन डेट पता है तो आप क्या निकाल लोगे डियर, ओव्यूलेटरी एज निकाल लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हार्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हार्ड ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 डेज तो उसकी जेस्टेशनल एज होगी, और 27 दिन उसकी इस सिनेरियो में क्या हो जाएगी, ओव्यूलेटरी एज हो जाएगी। ओव्यूलेशन के दिन से जो डेट होगी वो ओव्यूलेटरी एज, और मेंस्ट्रुएशन के दिन से जो एज होगी वो मेंस्ट्रुअल एज यानी कि जेस्टेशनल एज होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा नीड नहीं होनी चाहिए इसको समझने के लिए। ओके डियर, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा एक नया दिन नई ताकत और ऊर्जा के साथ में आता है। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।